First, in second chapter, today we discuss a dependent variable and independent variable. For example, we have given that हमारे पास क्या है, the sale of a product and the expenditure on its advertisement. तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी कि कम, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में कितना ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं. तो हमारी जो प्रोडक्ट की सेलिंग होगी वो ज़्यादा होगी या कम, वो किसके ऊपर आधार रखती है कि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी करते हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल में से हम क्या कह सकते हैं, द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन इट्स एडवर्टाइजमेंट. सो हियर expenditure on its advertisement, it's become a independent variable, and sale of product is become a dependent variable. because the product की सेलिंग ज़्यादा होगी कि कम, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेंडिचर ऑन इट्स एडवर्टाइजमेंट. सो फर्स्ट एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेल ऑफ प्रोडक्ट and independent variable is expenditure on its advertisement. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली. तो फैमिली कितना खर्चा करती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि फैमिली की इनकम कितनी है. अगर फैमिली की इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर भी कम होगा, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा. सो हियर एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली बिकम अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनकम बिकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनकम. थर्ड एग्जाम्पल इज ईयरली रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइस. तो राइस की कितनी पैदाश होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितनी बारिश हो रही है. अगर बारिश अच्छी और ज़्यादा रही तो ऑब्वियसली ही राइस की पैदाश भी अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं रही तो राइस की पैदाश भी अच्छी नहीं रहेगी. तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा यील्ड ऑफ राइस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन जाएगा हमारे लिए, रेनफॉल. तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल रियल लाइफ या अपने टेक्स्ट बुक से अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसमें से आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं और उसमें से आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हम सेकंड चैप्टर में क्या करेंगे, ऐसे ही दो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे जिसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन. ये हर एक वेरिएबल क्या है, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर एक वेरिएबल में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो जिसका सीधा इफेक्ट हमें दूसरे वेरिएबल में देखने को मिलता है कि अगर फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, अगर फर्स्ट वेरिएबल में डिक्रीज होता है तो सेकंड वेरिएबल में भी उसके अकॉर्डिंग हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने को मिलता है. तो यहाँ पे क्या है, हर एक दोनों वेरिएबल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वैसे बट एक दूसरे से रिलेटेड है. तो ये जो दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है इसके बीच का हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन, जो हमारे शरीर के लिए क्या कहलाएगा, कोरिलेशन. और वहाँ पे जो भी सारे वेरिएबल्स हैं वो जो पहले से हमें गिवन होंगे और उसके बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन. वो रिलेशन फाइंड करने की प्रोसेस हमारे लिए क्या बन जाएंगी, कोरिलेशन. सो ये दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग कोरिलेशन क्या हो जाएगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट
cause and effect relationship directly or indirectly between two random variables, and when there are simultaneous changes in the variables, they are said to be correlated. So it is a definition of correlation कि कैसे दो वेरिएबल्स एक दूसरे का कारक है या एक दूसरे से असर कारक है, और उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हम इफ़ेक्ट डालते हैं उसका किस प्रकार से असर देखने को हमें मिलता है। तो ये दोनों वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है उसको हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उस मेथड को कहेंगे हम कोरिलेशन, और दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या कहलाएंगे? कोरिलेटेड। There are mainly two types of correlation. First one is positive correlation. अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं? When the changes in the value of two correlated variables are in the same direction, the correlation between them is said to be positive. डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि जो भी हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं उनमें जो चेंजेस होता है वो सेम डायरेक्शन में हो। दैट मीन्स अगर एक वेरिएबल में हम इंक्रीजमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरे वेरिएबल में भी हमें क्या देखने को मिलना चाहिए? इंक्रीजमेंट। दैट मीन्स दोनों वेरिएबल एक साथ इंक्रीज होने चाहिए और या फिर एक साथ डिक्रीज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और दूसरे का डिक्रीज हो रहा है, या एक का डिक्रीज हो रहा है और दूसरे का इंक्रीज हो रहा है। दोनों एक साथ इंक्रीज होने चाहिए या फिर दोनों एक साथ डिक्रीज होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हस्बैंड की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्वियसली वाइफ की भी एज बढ़ेंगे ही। ऐसा तो नहीं होगा कि हस्बैंड की एज बढ़ती जाएगी और वाइफ की एज छोटी होती जाएगी। दैट मीन्स एक की एज में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है तो आप दूसरे की एज भी बढ़ ही रही है। दैट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन? इंक्रीजमेंट की। तो ये दोनों पॉजिटिव कोरिलेटेड है। Second relation is negative correlation. When the changes in the values of two correlated variables are in the opposite direction, the correlation between them is said to be negative. तो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि ऐसे दो वेरिएबल्स कि जिसमें से अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दैट मीन्स उल्टा हो जाएगा, एक में अप देखने को मिलेगा तो दूसरे में डाउन। तो इस टाइप के जो रिलेशन हमें जिसमें भी देखने को मिलते हैं वो सारे रिलेशन क्या कहलाएंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ पर्सन। अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो सेविंग कम कर पाएगा, अगर खर्चा कम कर देगा तो सेविंग ज़्यादा होगी। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के कैसे है? ऑपोजिट। एक को ज़्यादा करते हैं तो दूसरा कम हो जाता है और एक को कम करते हैं तो दूसरा ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइप्स के रिलेशन को कहते हैं हम नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दूसरा भी एग्जाम्पल हम लेना चाहे तो प्राइस एंड डिमांड ऑफ आइटम। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो आइटम की डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगी तो आइटम की डिमांड क्या होगी? ज़्यादा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के कैसे है? ऑपोजिट। एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, अगर एक को कम करते हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता है। नाउ मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। देयर आर 3 methods. First one is scatter diagram method, second one is Karl-Pearson's method, and third one is Spearman's method. अब फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। उसमें हमें क्या होगा
कि हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ करके जो भी ग्राफ लेके आएंगे उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, सिर्फ उसका हमें टाइप्स पता चलेगा। सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। उसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि साइमेट्रिक है तो कितनी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ है। वो एप्रोप्रिएट आंसर हमें मिलेगा कार्ल पियर्सन की मेथड में। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर ये क्वेश्चन देते हैं कि कौन सी मेथड बेस्ड है रिलेशन फाइंड करने के लिए, तो उसका आंसर क्या आएगा? कार्ल पियर्सन्स मेथड। सो सेकंड वन इज ऑल्सो मोस्ट IMP फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। कौन सी मेथड बेस्ड है कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए, तो क्या आंसर आएगा? कार्ल पियर्सन्स मेथड। थर्ड वन इज स्पीयरमैन्स मेथड। इस मेथड में हमें क्या मिलेगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन क्वांटिटी वेरिएबल। तो उस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे कि जिसमें दोनों सेम वेरिएबल होंगे। जब आप क्वेश्चन देखोगे तब आपको इजीली पता चलेगा कि कार्ल पियर्सन के जो फाइंड करने की कार्ल पियर्सन जिसमें हम फाइंड करेंगे वो क्वेश्चन किस टाइप्स के होंगे, और स्पीयरमैन जब हम फाइंड करेंगे तो उस क्वेश्चन किस टाइप में होंगे। कार्ल पियर्सन में दोनों वेरिएबल अलग हो सकते हैं, बट जब भी आप स्पीयरमैन की मेथड से अगर फाइंड करोगे तो दोनों वेरिएबल सेम होंगे। वेट तो वेट, एज तो एज, टाइम तो टाइम। सो इस प्रकार से हम सेकंड चैप्टर में वर्क करेंगे।